Hello, friends, and good evening to everyone, and welcome to IFS platform. और जो नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको मिलने वाला है बहुत ही शानदार ज्ञान का तोहफा जो उनको आने वाले हर एग्जाम में आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ पार करवाने वाला है। So good evening everyone, good evening. आई थिंक नाउ आई एम क्लियरली विजिबल और मेरी आवाज भी आप तक आसानी से पहुंच रही है। दोस्तों, आज जैसे आपको पता है, आज बेसिकली हम इवोल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम इवोल्यूशन, एंड इवोल्यूशन में भी बहुत ही मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की सर्वप्रथम किस तरीके से पहले ऑर्गेनिजम्स हैं वह इवोल्व हुए हैं। दोस्तों, बेसिकली हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में। आप सब लोगों को से मेरा निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड सेशन में भी प्लीज शेयर करिएगा। और लाइव के अंदर जो भी हैं, चाहे सचिन, ऋषिता, दिव्या, राधिका, सत्यप्रकाश, नेहा, शालिनी, जागृति, सभी लोगों से निवेदन है, बाकी मेरे सभी दोस्तों से निवेदन है कि वह लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको अगर आईएफएस की क्लासेस बेहतर लग रही है, आपको यहां के टीचर्स, चाहे प्रांशु सर हो, विशाल सर हो, मैं हूं, या बाकी के फैकल्टीज योगेश सर हैं, उनकी कक्षाओं में बहुत आनंद आ रहा है, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को। नया बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 11 मार्च से, जो कि जून को टारगेट है। जून तक होते होते 10 से 11 यूनिट उसके लिए हो जाएगी। और जो डीबीटी के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी 30% ऑफ है। टेस्ट सीरीज 2 मंथ ड्यूरेशन के लिए 499 के अंदर। एंड ऑब्वियसली दिस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर परफॉर्मेंस। और आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो होगा आपका सिलेक्शन, और आपका होगा सिलेक्शन तो मेरे चेहरे पर आएगी मुस्कुराहट। तो दोस्तों, स्टार्ट करें। आज का हम सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो, मैं क्लास के बीच में आपके कमेंट्स का ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ताकि लय ना टूटे, पर फिर भी मैंने आप सब की तरफ से सप्रेम गुड इवनिंग अभिवादन स्वीकार किया। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सभी तरीके के अभिवादन। तो दोस्तों, स्टार्ट करें आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी यूनिट को हमें कम नहीं आंकना है। चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे इवोल्यूशन हो, चाहे इकोलॉजी हो, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, सभी यूनिट से लगभग पार्ट बी के लिए आपके 4 क्वेश्चन और पार्ट सी के 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप पहले इस यूनिट को एक बार अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस जर्नी में काफी मजा आने वाला है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेटेड, जीवन का उद्भव कब हुआ। उसके बाद हम दूसरे पहलू की तरफ बढ़ेंगे कि एक्चुअली लाइफ की बड़ी बड़ी बातें कर तो रहे हैं, पर लाइफ है क्या, लाइफ को डिफाइन कैसे करें। अगर हमने लाइफ को एक बार डिफाइन कर दिया तो उसके बाद हम मूव करेंगे कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, किन महान व्यक्तियों ने क्या अपने वक्तव्य दिए, क्या धारणाएं दी, या क्या एक्सपेरिमेंटली सिद्ध करने की कोशिश की कि लाइफ का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ होगा। लाइफ का ओरिजिन हुआ कहां पर, डिफरेंट हाइपोथेसिस है, पर एक्चुअली वेयर, व्हाट इज द साइट जहां पर पहली लाइफ है वह ओरिजिनेट हुई। और कौन थे लुका,
लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, हम सबके कॉमन एंसेस्टर, जिसे फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहा जा सकता है, वह क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आने वाला है। वापस आपका अभिवादन स्वीकार है। और कॉन्ग्रेचुलेशन सागर फॉर योर नेट एग्जामिनेशन। सैयद, सालिनी, कोमल, पूजा, अंकिता। अब हम करते हैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट, जो होने वाला है बहुत ही मजेदार। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि लाइफ का ओरिजिन हुआ कब? वास्तव में जीवन की उत्पत्ति, जीवन की शुरुआत कब हुई? जीवन की उत्पत्ति से पहले हमें थोड़ा बहुत यूनिवर्स की उत्पत्ति कब हुई उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, लेमात्रे नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1950 के आसपास अपनी एक बिग बैंग थ्योरी दी, और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स का ओरिजिन, ब्रह्मांड का ओरिजिन आज से लगभग 13.77 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। कैसे हुआ वो ज्योग्राफी का विषय है, पर देयर वाज सम लार्ज मास ऑफ हॉट डस्ट एंड गैसेस, जिसमें एक बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद जो भी वहां के पार्टिकल्स हैं वह एक दूसरे से दूर जाना शुरू हुए, और वो यात्रा आज भी अनवरत कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। यूनिवर्स बिग बैंग के बाद एक्सपांड होना शुरू हुआ और आज भी एक्सपांड होता जा रहा है। दिस वाज द थ्योरी विच वाज प्रपोज्ड बाय लेमात्रे। दोस्तों, यूनिवर्स का एक छोटा सा कण मात्र हिस्सा है हमारा सोलार सिस्टम, जिसमें सूर्य और 9-8 ग्रह और बाकी सारे हम कह सकते हैं उनके आसपास घूमने वाले सैटेलाइट बॉडीज आती है। 9 से 8 ग्रह कर लिए, बाकी सारे पिंड कर लिए, आसपास घूमने वाले चंद्रमा कर लिए। इन सब को हम सोलार सिस्टम कहते हैं। और सोलार सिस्टम जिसमें सेंट्रल स्टार सन है और उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं सारे प्लैनेट, और माना जाता है कि आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले सोलार सिस्टम का ओरिजिन हुआ। दोस्तों, माना जाता है कि यूनिवर्स का ही एक छोटा सा हिस्सा, जिसे कहा जा सकता है नेबुला, टूटकर अलग हुआ, उसके पार्टिकल्स आपस में कंडेंस होना शुरू हुए, एक उड़न तस्तरी की तरह वह घूमना शुरू हुआ। जैसे झूले के अंदर चीजें घूमती है, उससे लाइटर पार्टिकल्स दूर की तरफ जाते गए, हैवियर पार्टिकल अंदर की तरफ हुए, और हैवियर पार्टिकल अंदर की तरफ कंडेंस होकर उन्होंने इनर प्लैनेट बनाए, बाहर की तरफ लाइटर प्लैनेट गए, अर्थ वगैरह जुपिटर थोड़े बीच वाली बाउंड्री पर रहे। कुल मिलाकर इस हाइपोथेसिस में हमें ज्यादा कोई डिटेल में नहीं पढ़ना, बट दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क हाइपोथेसिस, जिसके हिसाब से नेबुला, दैट इज अ स्मॉल मास फ्रॉम द यूनिवर्स, वो डिटैच हुआ, तेजी से डिस्क जैसे घूम रहा था, उसमें अब कोई छोटे छोटे पिंड है, वो आपस में कंडेंस होकर उन्होंने प्लैनेट्स की शेप लेनी शुरू की। और उनमें से ही 3 तरीके, जो टोटल 8 प्लैनेट, उनको 3 समूहों में बांटा जा सकता है। जैसे कि अर्थ, जहां की सतह काफी सॉलिड है, जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है, जो अंदरूनी है। मरकरी हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया। कई सारे प्लैनेट्स जिन्हें जोवियन कहा जाता है, जो काफी बड़े हैं। जुपिटर गैसियस प्लैनेट है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया। और थोड़े दूर वाले प्लैनेट जो हमेशा बर्फ में, या हम कह सकते हैं पूरी तरीके से फ्रोजन रहते हैं, जिसके एटमॉस्फेयर में सिर्फ लाइटर गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जो पूरी तरीके से बर्फ के आवरण में ढके हुए हैं, उन प्लैनेट्स को कहा गया दोस्तों सबसे बाहरी प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड एज आइस जेंट्स। तो अब तक हमने यह पढ़ा कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से
सबसे पहले यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। यूनिवर्स का ही एक हिस्सा नेबुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से अलग हुआ और उनके अंदर सन और सन के आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स बने। उन प्लैनेट्स में कुछ प्लैनेट्स जो सन के नजदीक थे वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जा सकता है, जिनकी सतह ठोस है। उससे थोड़ा और बाहर की तरफ जाएं तो गैसियस प्लैनेट आ जाते हैं, जुपिटर और सैटर्न। थोड़ा और बाहर जाएं तो बर्फ के आवरण में हमेशा ठिठुरते हुए कुछ और प्लैनेट, जिन्हें कहा जाता है आइस जेंट्स। दोस्तों, अब आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले, 5 बिलियन से 4.5 बिलियन साल पहले की स्थिति बड़ी ही गंभीर थी। अर्थ आज जैसी नहीं थी। हर जगह से लहूलुहान गर्म बर्फ का एक कैसा मान लो गोला होता है, जगह जगह से जहां से लावा फूट रहा हो, इस तरीके की स्थिति हुआ करती थी। अभी अर्थ पूरा पूरा मोल्टन था, पूरी तरीके से लड्डू जमा नहीं था। तो इस दौरान लाइफ के ओरिजिन की कल्पना करना संभव नहीं है। यहां तो हाथ रखो तो जल जाएंगे, वैसी स्थिति है। जल क्या जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, राख बन जाएगी। पर स्थितियां धीरे 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 बदलती है। दोस्तों, आज से लगभग 4.5 बिलियन साल से 4.3 बिलियन साल पहले पृथ्वी थोड़ी ठंडी होनी शुरू हुई। उसके दिल में थोड़ी ठंडक आई। लेकिन इसी दौरान और थोड़ी बहुत ठंडक के कारण कहीं कहीं पर कुछ वाटर बॉडीज भी दिखाई देने लगी, कुछ जगहों पर पानी, और कुछ हम उम्मीद पाल सकते हैं कि अरे अब तो जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि देखो देखो कुछ जगहों पर है पानी। लेकिन यह क्या, उसी दौरान एक बड़ा सा उल्का पिंड आकर टकराया पृथ्वी से, और पृथ्वी से टकराकर वापस एक धूल का गुब्बार वापस उठा और वह पृथ्वी के चारों तरफ चंदा मामा नाम से घूमना शुरू होगा। यानी आज से लगभग 4.3 मिलियन साल पहले कोई एस्टेरॉयड आकर टकराया, वापस चंक डस्ट गैसेस की ऊपर की तरफ उठी, वह अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए अब आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? आज हम उसको नाम जानते हैं मून के नाम से। तो मून केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू अ कोलिजन ऑफ वेरी लार्ज मेटेओराइट, जो अर्थ से स्ट्राइक किया, वापस रीबाउंड हुई चीजें, और उनके जो मैटर है उनसे बना हमारा मून। वापस इस बड़ी बहुत खतरनाक वाली चोट से वापस पानी सारा सूख गया, अर्थ के ऊपर से लावा की नदियां बह पड़ी, और अभी भी हम 4.3 और 4.2 बिलियन साल पहले अर्थ पर लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो पूरा पूरा लावा ही लावा बिखर रहा है। स्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं है लाइफ के ओरिजिन होने के लिए। तो लाइफ को ओरिजिन करने के लिए पृथ्वी को थोड़ा ठंडा तो करना पड़ेगा ना, इस तरीके से। और उस दौरान मून के छोटे मोटे कोई काका के लड़के, मामा के लड़के, वो और आकर टकरा रहे थे बार बार, धमाधम धमाधम धमाधम। हालांकि उस दौरान पृथ्वी के ऊपर थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर था जिसकी चोट के निशान इतने नहीं दिख रहे हैं। उस दौरान मून के ऊपर जो चोटें पड़ी उसके निशान मून को आज भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, पर समय बदला, लगभग 200 मिलियन साल और लगे। 200 मिलियन साल बहुत बड़ा समय होता है। पृथ्वी धीरे 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 ठंडी हुई, कुछ जल से भरी हुई, पानी से भरी हुई तालाब, तलैया, समुंदर नजर आने शुरू हुए। हालांकि अभी भी पानी का तापमान बहुत ज्यादा था, तेजी से पानी वाष्प में कन्वर्ट होता था, घनघोर घटाएं चाहती थी, धड़ाधड़ बारिशें होती थी। यह साइकिल लगातार कई साल तक चलती गई कि बारिश हुई, वापस पानी वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, बाढ़ आई, और यह प्रक्रिया पूरी चलती रही। लेकिन इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले हम आ चुके हैं
आर्कियन इयोन के अंदर, जहां पर हम प्रांशु सर की उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहां आए और बताए कि क्या अब लाइफ का आना संभव है, क्योंकि पूरा हेडियन इयोन मैंने अकेले ने जिया है जब लाइफ की कोई फॉर्म नहीं थी। हेडियन से अब हम आ चुके हैं आर्कियन पर, इयोन में। और इयोन क्या होता है, ईरा क्या होता है, पीरियड क्या होता है, इसको हम काफी विस्तार से, काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मैं ले लेता हूं थोड़ी सी सांस सर, क्योंकि अब थोड़ी पानी आया है और पानी से जगी है मेरी आस कि अब आ सकती है कोई लाइफ फॉर्म। अभी भी सर रिएक्शन के लिए, मतलब अब टेम्परेचर जाकर के कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पर उम्मीद पाल सकते हैं कि कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं, कुछ नए मॉलिक्यूल बन सकते हैं, ऐसी उम्मीद अब कर सकते हैं। अभी तक तो टेम्परेचर ही इतना ज्यादा था कि इस तरह के रिएक्शन और किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी की आप उम्मीद कर नहीं सकते थे। हाथ रखो तो जल जाए सर, ऐसी स्थिति थी। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ बाप बन के उड़ जाए ऐसी स्थिति थी। ठीक है बच्चों, तो ये बताओ सर, एवोल्यूशन में पढ़ने में मजा आ रहा है? क्या बढ़िया सर, आपने फोटो, मैं तो देख रहा था बैठे बैठे और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि चलो चलते हैं एक बार देख के। अच्छा हुआ सर आप आए तो मुझे थोड़ी सी क्या सांस खाने का मौका मिला, क्योंकि मैं इसी रफ्तार से आगे चलने वाला हूं ताकि बाद में जो बच्चे देखे वो फटाफट उनको देखने को मजा आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आ गया है दोस्तों हेडियन के बाद आर्कियन इयोन, और अब तापमान हो चुका है लगभग मान लें 60-70 डिग्री, पर धीरे धीरे वापस वाष्प बनी, बादल बने, वापस बारिश हुई। ये अनुवर्त साइकिल लगभग 100 मिलियन साल के लिए और चलाते रहो, 100 मिलियन साल और चलाते रहो। और उस दौरान, क्योंकि इस स्थिति में अर्थ जो बना सर 4.6 और वहां से लेकर 4 बिलियन तक, तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, उम्मीद करना ही बेकार है। अब इस 4 से मैंने कहा कि थोड़ा ठंडक दिल को पहुंचने दो, बारिश बार बार कराओ, लगभग 200 मिलियन और, जहां पर हम लाइफ के ओरिजिन के बारे में कुछ सोच सकते हैं। और उसके बाद के समय में तो हमारे पास सबूत भी है, उसके बाद के तो सर हमारे पास क्या है, पुख्ता सबूत है। तो हम ये कह सकते हैं, हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि बायो सिग्नेचर हमें कहां से मिल रहे हैं सर, जहां से कुछ फॉसिल फॉर्म मिलना शुरू हो गए कंफर्म, तो 3.6 के बाद मिलना। और 4 बिलियन साल पहले स्थितियां ऐसी नहीं थी कि हम लाइफ के ओरिजिन के बारे में सोच सकें। तो अब ये थोड़ा सा विंडो मिला हमें 4 बिलियन और 3.6 के बीच में, जहां पर हम लाइफ फॉर्म के बारे में या फर्स्ट लाइफ के फॉर्म के बारे में सोच सकते हैं। यानी लगभग हम इस नतीजे पहुंचे कि आज से 3.8 बिलियन साल पहले मैं ये मानता हूं कि लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। और मैं ये क्यों मान रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ग्रीनलैंड के जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो लेयर्स के अंदर जमे हुए हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो एंशिएंट प्रोकैरियोटिक सिस्टम के होने के सबूत देता है, मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के सबूत देता है। और यह आज से 3.8 बिलियन साल पुरानी बात है। इन रॉक्स को कहा जाता है स्ट्रेमेटोलाइट्स। और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही नहीं दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो ये फिलामेंटस बैक्टीरिया का एक फॉसिल मिला है सबूत के तौर पर, जो 3.5 बिलियन साल पुराना है। मतलब अब तो श्योर है स्ट्रेमेटोलाइट्स से भी, स्ट्रेमेटोलाइट्स रॉक के अंदर, हाँ वो तो रॉक के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते थे, उसी के अंदर वो ऑर्गेनिक मटेरियल मिला, वो था 3.8 और 3.5 उससे थोड़ा और वापस इधर आ जाए, 3.5 में तो मुझे फिलामेंटस बैक्टीरिया भी मिल गया। तो ये कह सकते हैं यहां बैक्टीरिया मिला, तो वहां बैक्टीरिया का कुछ पद चिन्ह पहले मिल गए थे मुझे। और पद चिन्ह क्या थे, कुछ मेटाबॉलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस होते थे, वह देखने को मिल रहे थे स्ट्रेमेटोलाइट्स में। ये दोस्तों मैं जो कंप्लीट इवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं, दैट इज फ्रॉम द इवोल्यूशन बुक बाय कैलाश चौधरी। आप भी उस किताब को जरूर उपयोग करिएगा, प्रयोग करिएगा, आपको भी इसी तरीके से पढ़ने में मजा आएगा। खैर चलते हैं और आगे। दोस्तों
यहां से एक बात प्रांशु सर आपको भी समझ में आई होगी और हां तुम्हें भी समझ में आई होगी, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से इवोल्यूशन चलने वाली है और आपको आने वाला है मजा अगले 20-21 दिन के लिए। सब्सक्राइब, ओके कर लिया सब्सक्राइब तो पढ़ाई करो, है ना, बातें मत करो। तो पहली बात सर आपको समझ में आ गई कि लाइफ का ओरिजिन आज से लगभग 3.8 बिलियन ईयर पहले माना जा सकता है, और पृथ्वी का जो उद्भव है 4.5 बिलियन साल पहले माना जा सकता है। यूनिवर्स, सोलार सिस्टम, इसके बारे में हमें कोई नहीं पूछेगा कि भाई सोलार सिस्टम 5 बिलियन साल पहले, यूनिवर्स का 13.6 बिलियन, नहीं, ये कोई इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब सर एक बड़ा मासूम सवाल है, ये जीवन क्या है? तो एक फिलोसोफर की नजर में जीवन की कल्पना कुछ अलग है, दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एक फिजिक्स के व्यक्ति का लाइफ के बारे में सोचने का नजरिया अलग है, एक प्रेमी का जिंदगी के बारे में सोच कुछ अलग हो सकती है, और एक सीएसआर एस्पिरेंट की लाइफ के लिए क्या धारणा होनी चाहिए वो मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, जब कभी भी यह सवाल आता है कि जीवन क्या है, तो लोग अपने आसपास झांकते हैं कि प्रांशु सर क्या कर रहे हैं, पौधा क्या कर रहा है, फंगस क्या कर रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, और उसके आधार पर हम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कुछ कैरेक्टर लाइफ फॉर्म के, कि भाई लाइफ फॉर्म मूवमेंट करती है, किसी ने कहा रेस्पिरेशन करती है, कोई नहीं सेंसिटिव होना जरूरी है, किसी ने कहा नहीं वो ग्रोथ करता है, किसी ने कहा नहीं लाइफ फॉर्म रिप्रोड्यूस करती है, कुछ कहते हैं लाइफ फॉर्म एक्सक्रीशन करती है, कुछ कहते हैं लाइफ फॉर्म में न्यूट्रिशन का कोई ना कोई तरीका होता है। बच्चे क्या कह रहे हैं, वो कोई कह रहा है रोज कहना पड़ता था कि सर वॉइस नहीं आ रही है, आज ईयरफोन को निकाल के बाहर फेंकना पड़ रहा है। सही है कि आज केसी सबसे बढ़ रहे हैं ना। सही है, सही है। पर ये सारी बातें हैं एकदम गलत भैया, नहीं, ये लाइफ नहीं है। ये तो आप उन चंद चीजों को जो अभी अभी पैदा हुई है, पलक झपकते ही जो पैदा हुई है, उन चीजों को देखकर आप जीवन के विवरण देने की कोशिश कर रहे हो। जीवन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, पर हमें करना तो पड़ेगा। एक महान व्यक्ति हुए हैं सर हाल्डेन, यही हाल्डेन और ओपेरन, उन्होंने अपनी किताब लिखी व्हाट इज लाइफ, और व्हाट इज लाइफ किताब की पहली लाइन थी आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहली लाइन किताब की। यानी इतने महान व्यक्ति जिन्होंने लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, हाल्डेन और ओपेरन दोनों ने मिलकर पूरी अपनी हाइपोथेसिस दी, पूरी किताब है, और पूरी किताब का शुरुआत कहां से कर रहा है वो व्यक्ति कि इसका उत्तर तो मैं देने वाला नहीं हूं, मतलब आप इंटरप्रिटेट करो, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किताब का नाम जबकि व्हाट इज लाइफ है। उनका कहना है कि जीवन इतने सांचों में ढला हुआ है कि किसी एक छोटी सी डेफिनेशन में उसको बांधना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये 2-4 पहलू बताता हूं तो वो दूसरी जगह पर अप्लाई नहीं होते, ये मैं 3-4 बिंदु बताता हूं तो ये दूसरी जगहों पर अप्लाई नहीं होते। मेरी नजर में लाइफ एक केमिकल लोचा है। इट इज एन इंटरप्ले ऑफ वेरियस केमिकल मॉलिक्यूल्स डांसिंग टुगेदर, बैले कर रहे हैं, उसे लाइफ है। सब यूं कर रहे हैं सर, डांस डिंग डिंग, कहीं पर अमीनो एसिड प्रोटीन सब मिलकर सुर ताल में गा रहे हैं, और उसकी वजह से जीवन है। उसकी वजह से क्या है? जीवन है। उन्होंने कहा कि इट इज एसेंशियली अ पैटर्न ऑफ केमिकल हैपनिंग्स विच आर अकरिंग इन अ सर्टेन ओपन सिस्टम विच हैज अ डेफिनेट बाउंड्री। पर मैं फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि लाइफ क्या है। तो दूरदर्शिता है ये बहुत ज्यादा। दोस्तों, तो हमारे जेबीएस हाल्डेन भाई साहब तो ज्यादा नहीं बता पाए केमिकल लोचा के अलावा। ये है श्रोडिंगर, प्रांशु सर के बहुत फेवरेट। फेवरेट। यस सर।
इरविन श्रोडिंगर, इन्होंने भी किताब लिखी है, Yes, sir. व्हाट इज लाइफ। इसी के रील्स मैंने बनाया था सर, इन्हीं की किताब से डीएनए की खोज प्रेरित हुई थी। एक फिजिक्स फिजिक्स के नजरियों से, एक फिजिक्स पढ़ने वाले के नजरिए से जीवन क्या है, फिजिक्स अप्रोच। वो कहते हैं दोस्तों कि लाइफ एक बड़ी ही अजीब सिस्टम है विच इज मेंटेनिंग अ लो एंट्रोपी इन अ वास्ट यूनिवर्स ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। जीवन एक जदोजद है अपनी एंट्रोपी को मेंटेन करने का, एंट्रोपी को डिक्रीज करते रहने का, जबकि आसपास हर तरफ एंट्रोपी बढ़ रही है। ये किताब है सर मेरे। कितनी सर खूबसूरत बात कही है। यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, हर चीज टूटना बिखरना चाहती है और जीवन में हर चीज जुड़ रही है। सही बात है। यहां प्रोटीन बन रहा है, यहां डीएनए बन रहा है, यहां न्यूक्लिक एसिड्स बन रहे हैं, यहां पर ग्लाइकोजन बन रहा है, यहां स्टार्च बन रहा है, यहां पर आपके दिमाग के अंदर एक्शन पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर मेमोरी स्टोर हो रही है, क्या क्या चीजें नहीं हो रही है। और चीजों का संग्रहण होना एंट्रोपी का घटना है। और सेकंड लॉ कहता है कि एंट्रोपी का घटना फेवरेबल नहीं है यूनिवर्स के लिए, और ये महान कार्य कर रहा है जीवन। ये इरविन श्रोडिंगर थे। बताओ, क्वांटम फिजिक्स में वेव इक्वेशन देने वाला ये आदमी ये बता रहे हैं कि जिंदगी क्या है। और सर ये इतना इंपैक्टफुल था कि कितने सारे बायोलॉजिस्ट इन्हीं को सुन करके, इनकी किताब पढ़ करके, और उसके बाद वो जुट गए इसमें। बहुत सारे फिजिक्स वाले बायोलॉजी में चले गए, बायोफिजिसिस्ट बन गए। अरे हम सर हमारे जीवन की छोटी सी कठिनाइयों से सोचते हैं कि कितनी परेशानियां हैं। अरे जीवन खुद एक लड़ने, जदोजद अपने आप को मेंटेन करने की कला है। हर तरफ चीजें बिखर रही है और फिर भी हमें अपने आप को संभाल के रखना है। हर कोई हमें तोड़ना चाहता है, सही बात है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को संभाले रखना है ताकि हम जेआरएफ को अच्छी रैंक से क्लियर करें। बिल्कुल सर। बाकी टूटना तो कितना आसान है सर, पढ़ाई छोड़ना कितना आसान है कि नहीं पढ़ूंगा आज से। सही बात है। पर उसके बाद भी अपने आप को हौसला दिए रखना, लो एंट्रोपी स्टेट में मेंटेन करके रखना, यानी ऑर्डर करके रखना, जहां हर तरफ डिसऑर्डरनेस ही है ना कमाल की बात। बिल्कुल सर, यही जिंदगी है, जहां चारों तरफ केओस है और आप अपने आप को बचा के रखो, तो मतलब जिंदगी है। तो जिंदगी जदोजद का नाम ही है, क्योंकि अगर जदोजद आपने छोड़ दी तो आपकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, राख हो जाओगे, खाक हो जाओगे, पता ही नहीं होगा कि कौन मान लोग थे और आज कहां हैं, वो भी यूनिवर्स की तरह बिखर गए। बिखर जाएंगे। तो जब तक नहीं बिखर रहे हैं तब तक जदोजद करते रहो, अपनी लो एंट्रोपी को मेंटेन करके रखो। ये एक महान, मेरी बातें नहीं है, केसी सर की बात नहीं है, ये इस महान व्यक्ति की बात है। किताब को समय मिले तो जेआरएफ के बाद जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी मैं नहीं कहूंगा कि इन किताबों की तरफ आप जाए। दोस्तों, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑल इंक्रीज, और उसके अंदर एक सिस्टम ऐसा भी है जिसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है, जहां पर आप देखेंगे कि एंट्रोपी उस सिस्टम की घट रही है ना। कितनी गजब की बात। यूनिवर्स कुछ अलग कह रहा है और लाइफ में कुछ अलग ही मजे चीज बात हो रही है। दोस्तों, लाइफ, मेरे नजरिए से लाइफ को डिफाइन करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज बात कहने की जरूरत नहीं है, बड़ी बातें कहने की जरूरत नहीं है कि लाइफ में ये होता है वो होता है। लाइफ को साबित करने के लिए कि उसमें लाइफ फॉर्म है, एक सिंपल सी बात हो, पहली कि उसमें इंफॉर्मेशन हो जो इस जनरेशन से अगली जनरेशन तक पास की जा सके। सूचना, यानी जो नॉन लाइफ ऑब्जेक्ट्स है वो सूचना आगे पास नहीं कर पाते। ये कंप्यूटर अगला कंप्यूटर नहीं बना पाता, अगली उसके पोते पड़पोते नहीं हो पाते। तो सूचना आगे प्रसारित नहीं हो पा रही है। सूचना होनी चाहिए, और सूचना तो सर एक सिंपल से आरएनए के पास भी होती है। एटीजी, एटीयूसी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले जीवन में सूचना होनी चाहिए जिसको अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर किया जा सके, और उसके अंदर अपने आप स्वयं मल्टीप्लिकेशन करने की एक काबिलियत होनी चाहिए। क्या एक किताब से दो किताब अपने आप होगी?
क्या आपका मोबाइल बच्चे दे सकता है? बच्चे देने का मतलब ये नहीं कि वास्तव में हाथ पांव वाले बच्चे, मतलब उस तरीके की कोई प्रतिकृति क्या वो बना पाएगा? क्या फोटो स्टेट अपनी फोटो स्टेट की प्रतिकृति बना पाता है? अपने आप तो नहीं बना सकता। अपने आप तो नहीं बना सकता। पेपर निकाल रहा हुआ अलग बात है, फोटो स्टेट से फोटो स्टेट थोड़ी बन रही है। तो लाइफ फॉर्म के लिए एक सूचना होनी जरूरी है। इट मस्ट हैव अ इंफॉर्मेशन एंड इट मस्ट हैव एन एबिलिटी टू replicate so that this information can be transferred to the progeny. और जब ट्रांसफर बच्चों में हो तो उसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आ जाए। बिल्कुल सर। और आरएनए में यह काबिलियत है कि उसमें म्यूटेशन की रेट ज्यादा है, यानी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे नहीं हो, अगली पीढ़ी में सब बदल गए, है ना। कोई काला बच्चा, कोई गोरा बच्चा, कोई लंबा बच्चा, कोई भूरा बच्चा, कोई छोटा बच्चा, आरएनए का बच्चा। हाँ। आरएनए के बच्चे ही बच्चे, पर बच्चों में वेरिएशन आ रहा है। किसी के अचानक से सर पर पांव भी आ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब आरएनए आंखें निकलाई, आरएनए की आंखें निकलाई, मतलब कह नहीं सकते। समझाने के हिसाब से बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस होंगे। कई आरएनए के बच्चे मर गए, इन्हीं पर अब इवोल्यूशन ऑपरेट किया। अच्छे आरएनए के बच्चे हैं, उनका चयन किया गया कि भाई ये आरएनए के बच्चे चाहिए, अच्छे हैं, इनको आगे लेकर चलो, इनको आगे लेकर चलो। इंफॉर्मेशन, सूचना उपलब्ध है, सूचना की प्रतिकृति हो रही है, रेप्लिकेशन हो रहा है, और प्रतिकृति वक्त थोड़ी बहुत गलतियां त्रुटियां हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के आरएनए के बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे मर रहे हैं, कुछ बच्चे आगे आगे जीवित रह रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये आरएनए है भी बड़े कमाल की चीज, सिर्फ कुछ बच्चे मर गए पर कुछ बच्चे बच गए, और ये जो बच्चे बच गए ये फोल्ड भी हो सकते हैं, कई विभिन्न तरीके के कार्य कर सकते हैं। और ये सारी कहानी प्रांशु सर की जुबानी आपने पिछले 1 महीने में पढ़ी है कि आरएनए क्या क्या कमाल कर सकता है भैया। जेनेटिक मटेरियल, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसआईआरएनए, गाइड आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, एक्सआईएसटी आरएनए, हॉट एयर आरएनए, आरएनए ही आरएनए, राइबोजाइम, आग लगा रखी थी पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आरएनए। Yes. हाँ, मेरा सांस भूल गया सर, इतने आरएनए, इतने सारे आरएनए। हे भगवान, आरएनए यार, सिर्फ एक ही बनाता है, बाकी सब पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। तो कहां डीएनए, कहां प्रोटीन, या आरएनए ही आरएनए। हे भगवान, कितने आरएनए। बहुत सारे सर। पानी लाऊं क्या? नहीं 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 सर, अभी तो अभी तो पानी आया है इसलिए उत्पत्ति हो रही है। अच्छा ठीक है। तो बच्चों फिर देखो, सर की एनर्जी तो देख ही रहे हो हम, तो फिर जल्दी से एक काम करो, उन लोगों को जगा दो। नहीं जगाओ तो बस उनको ये मैसेज भेजो अपने यहाँ, वो जाग जाएंगे एकदम। ठीक है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर लाइफ के लिए बहुत बड़ी कोई सेल होना जरूरी है, क्लोज बाउंड्री होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। लाइफ उसी दौरान हम मान लेंगे शुरू हो गया है जब मॉलिक्यूल के पास इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, और रिप्रोड्यूस के दौरान बच्चों में कुछ त्रुटियां आ रही है, और वहां पर नेचुरल सिलेक्शन ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जीवन बन भी चुका है और जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ उद्भव विकास भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना सिर्फ ओरिजिन के साथ साथ क्या शुरू हो चुका है, विकास, यानी नेचुरल सिलेक्शन। दोस्तों, तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत सरल 4 साधारण नियम लाइफ के लिए। पहला, कि लाइफ उस फॉर्म को कह सकते हैं जो हमेशा इस जदोजद में लगा रहे कि वह डीके ना हो, डिसऑर्डर को ना खोए, अपने आप को बनाए रखे लो एंट्रोपी स्टेट में। पहला। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ऐसा करने के लिए वह अपने आप को ब्रह्मांड में से, यूनिवर्स से थोड़े टाइम के लिए क्लोज सिस्टम में डाल दे, ताकि यूनिवर्स में जो घटनाएं घट रही है वह उसको डायरेक्टली प्रभावित ना करे। सो क्या होना चाहिए, एक क्लोज सिस्टम। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ऐसा लाइफ में कोई ना कोई मॉलिक्यूल आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, जिसमें सूचना छुपी हुई होगी। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि लाइफ
का एक सबसे कमाल की बात है कि इसका हमेशा विकास होता रहता है, इवोल्यूशन होता रहता है, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन हुआ या किसी अलग तरीके से। तो सर, जीवन के 4 महत्वपूर्ण लक्षण। पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो अपने आप को टूटने से बचाए, वो लाइफ है। जो टूट गया तो फिर क्या लाइफ है। तो पहले अपने आप को संजो के रखना है, डिके डिसऑर्डरनेस को अवॉइड करना है। अगर अवॉइड हो रही है, कहीं पर ऑर्डरनेस है, मतलब वहां लाइफ होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए आपको एक अपनी एक परिधि तो बनानी पड़ेगी ना। हाँ। हर किसी को अपनी एक सीमा बना के रखनी पड़ती है। Yes. कि मेरी ये सीमा है। क्योंकि अगर मैं मेरा सीमा नहीं रखूंगा तो हर कोई आकर लपड़ लठ मार के या अंगुली करके जाएगा। अपनी एक परिधि होनी चाहिए। तो इसलिए एक बाउंड्री, जहां भी कहीं देखोगे हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक क्लोज बाउंड्री तो है ही है। ठीक है, मतलब इसको अपन फिलॉसफी से भी जोड़ सकते हैं और लाइफ में तो ये होता ही है। देयर इज सम काइंड ऑफ डेफिनेट बाउंड्री, एक हद बना के रखते हैं जिसके अंदर हम ऑर्डर्ड रहते हैं। केसी सर एक विशेष प्रकार से ही बोलेंगे। Yes. उनकी एक परिधि है, प्रांशु सर की खुद की एक परिधि है। तो एक सिंपल सा वायरियन जो आरएनए है उसकी भी एक कोई परिधि है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है, उसमें कुछ सूचना होती है और उस सूचना को वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर करता है। और चौथा, जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन एक अस्तित्व नहीं है, जीवन हमेशा बदलने का नाम है, जीवन एक उद विकास का नाम है, जीवन एक इवोल्यूशन का नाम है। जो इवोल्व ही ना हो वह जड़ है, वह कैसे जीवन हो सकता है। क्या बात है, सही बात सर। ये तो बहुत फिलोसफिकल हो गया, बहुत सही कहा। ठीक है, पर यही बातें लिखी हैं सर। अरे ये सर सारी बातें मैं तो कह रहा हूं, मैं बायोलॉजी में ज्यादा घुसना नहीं चाहता, पर ये जो बातें महान महान अलग अलग लोगों ने बताई है, ये हमारे पुराणों में, पुराने ग्रंथों में सब है सर। सारी बातें लिखी गई है, एनालिसिस है सर। जो आज सही साबित हो रही। वही बात फिर खोजी जा रही है। हाँ, उसको अलग अलग तरीके से लोग उसकी व्याख्याएं करते हैं। बाकी अपने समय की बातें तो यही है लाइफ के अंदर, किसी के बारे में बात करो। बिल्कुल सर। दोस्तों, अब यह हमें समझ में आ चुका है कि लाइफ का ओरिजिन आज से लगभग 3.8 बिलियन साल पहले हुआ। और यह भी समझ में आ गया कि हम लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे। लाइफ की डेफिनेशन भी अब हमारे सामने है। तो अगला प्रश्न, कैसे भैया लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ और कहां हुआ, कैसे और कहां। अब यहां पर आ जाते हैं कई अलग अलग प्रकार के थ्योरी जिनके बारे में हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, इसलिए मैं फटाफट बात करता हूं। पहली थ्योरी फादर सोरेज की, जिन्हें दी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उनके हिसाब से सभी चीजें प्रभु ने, ईश्वर ने बनाई है। चाहे फादर सोरेस की थ्योरी कहो या हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा जी की थ्योरी कहो कि सारी सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है, सारी लाइफ फॉर्म उन्होंने बनाई है। दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके अनुसार किसी एक विशेष पावर वाले, सुपर पावर वाले व्यक्ति की ये सारी कल्पनाएं हैं और उसने सारी चीजों को इजाद किया है। दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। वह स्पेशल क्रिएशन की शक्ति मेरे अंदर तो नहीं है, पर कई लोग मानते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर। पर साइंटिफिक कम्युनिटी इस हाइपोथेसिस में ज्यादा बिलीव नहीं करती। उसके बाद आए एनेक्सामिंडर, अरिस्टोटल और भी कई व्यक्ति जिन्होंने दी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस भी कहा जाता है। यह है हमारे प्लेटो गुरुजी और ये है उनके शिष्य अरिस्टोटल, है ना। क्या कहते हैं सर? सुकरात और अरिस्तु। तो ये हमारे प्लेटो, प्लूटो को प्लेटो ही कहते हैं। प्लेटो ये है प्लेटो और ये अरिस्टोटल, अरस्तु भी बेसिकली बहुत फेवरेट शिष्य थे प्लूटो के, प्लेटो के। प्लूटो के चक्कर में सब गया, है ना। और पता है ये अलेक्जेंडर के गुरु भी रहे, अलेक्जेंडर के बहुत गुरु भी रहे। सर ये सोक्रेटिस के थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु का था
अलेक्जेंडर। तो अरस्तु ने पढ़ाया अलेक्जेंडर को कि बेटा कैसे लड़ाई करनी है, कैसे लड़ाई नहीं करनी है। पर इन्होंने एक खतरनाक ही थ्योरी दे दी। ये मानते थे कि जो इनऑर्गेनिक अबायोटिक मटेरियल है उनसे लाइफ का ओरिजिन होता है। जैसे ये सर जो अलेक्जेंडर था, इन्होंने बहुत पहले बिफोर क्राइस्ट 500-600 बिफोर क्राइस्ट इन्होंने हाइपोथेसिस दी, और उसको बाद में सपोर्ट भी अरिस्टोटल ने किया। इन्होंने कोई दूसरे थे, उनकी थ्योरी को अडॉप्ट किया था अरिस्टोटल ने। एक्चुअली उनके गुरुजी ने ही अडॉप्ट कर ली थी, पर इसको थोड़ा विस्तृत रूप से अरिस्टोटल ने बताया। इसलिए कई किताबों में, अच्छी किताबों में लिखा जाता है कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सबसे पहले किसने वकालत की थी, तो एनेक्सामिंडर लिखा होता है। और ज्यादातर गूगल करोगे तो आपको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में, अरिस्तु के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में बात कही गई होगी। और हम लोग जो अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं बेटा, वो उनका एवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं था। वो लड़ाई झगड़े में माहिर थे, हाँ, लेकिन थे वो अरिस्टोटल के ही शिष्य। सिकंदर, हाँ सिकंदर, जिसको महान सिकंदर के नाम से लोग जानते हैं। अब वो मान थे नहीं थे, हम उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि जैसे छोटे छोटे मेंढक के आकार के पहाड़, पत्तियों की आकार की जो चीजें थी उनसे पत्तियां बन गई, मेंढक के आकार के जो पत्थर थे उससे मेंढक बन गए, कुछ पानी के अंदर फिश के आकार की चीजें बनी, और उनका विकास होते होते देखो देखो बंदर और इंसान बन गए। लेकिन तब भी सर दिमाग लगा लिया काफी हद तक, कि कम से कम कुछ तो बताया। अरे सर, दिमाग तो इससे पहले भी था। आप देखिए कि आज हम इंसान की बात कर रहे हैं, उससे पहले विष्णु के अवतार क्या थे? वो मत्स्य अवतार से शुरू हुआ, मत्स्य अवतार, फिर आगे चलेंगे सर कश्यप, फिर उसके बाद मतलब एवोल्यूशन की सीरीज है। आपको पता चलेगा कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, फिर ह्यूमन, है ना? तो क्या है? ऐसी ही कुछ बात हमारे अरिस्टोटल भी कर रहे हैं। चलो दोस्तों, इतना ही नहीं, लोग तो गजब कर गए। एक पनीर के सब्जी कैसे बनाई जाती है आपने सबने सुना होगा। मीट कैसे बनाया जाता है सबने सुना होगा। 1 मिनट के अंदर मैगी कैसे बनाई जाती है सबने सुना होगा। पर ये हमारे बप्पा जी वॉन हेलमेट ने तो बताया 21 दिन में चूहा कैसे बनाया जाता है। सर ये मेरे फेवरेट थे, पता है 8th क्लास में मैंने इनको पढ़ा, मजा आ गया था ये बात सुन के। अच्छा ऐसा होता है क्या? 21 दिन में चूहा बनाओ, 21 दिन में चूहा बनाओ। इन्होंने ये पूरा प्रैक्टिकल दे दिया। पुराने कमीज, मैले कमीज लो, एक लकड़ी के अलमीरा में रखो, साथ में आप वहां पर गेहूं के दाने बिखेर दो, बंद कर दो कपड़े दरवाजे को, और 21 दिन के बाद आके खोल कर देखो, शर्तियां वहां पर आपको चूहे पैदा हुए दिखाई देंगे। हरे भगवान, चूहे बनाने की विधि। तो कैसे चूहे पैदा किए जाते हैं? ऐसे नील नदी में कैसे मछलियां अपने पैदा हो जाती हैं। कईयों ने तो सर कहा पेड़ से पत्तियों से मछलियां पैदा हो रही है। कईयों ने कहा कि जो पौधे हैं उनकी जड़ों से ऊपर उठकर सूअर पैदा हो गए। अलग अलग तरीके की विचित्र बातें जो कही जाती है, वह सारी थ्योरीज स्पेशल स्पॉन्टेनियस जनरेशन की है। चलो दोस्तों, अब जो ये जितनी भी ये थ्योरीज है, वॉन हेलमेट को बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी थी इन लोगों की वजह से। वॉन हेलमेट और बाकी सब ने भी, है ना। कईयों ने बोला कि मीट से मक्खियां पैदा होती है। क्या अच्छा, मीट से मक्खियां पैदा होती है। तो रेडी भैया ने कहा आ जाओ फ्रेंड्स, एडो आ जाओ मेरे पास आओ। इस मीट को रखो इस फ्लास्क के अंदर, इसको ढककर रखो मैश से, है ना। ऐसा नहीं कि सील करो, सिर्फ एक हल्के से कपड़े से ढककर रखो। दूसरे को खुला रखो। देखो खुला रखा तो मक्खियां पैदा हुई, एक कपड़े को आपने ढककर रखा तो कोई मक्खियां पैदा नहीं हुई। तो जब मक्खियां अंडे दे ही नहीं पाई मीट पर, तो मक्खियां कैसे पैदा होगी? तो उन्होंने कहा कि मक्खियां पैदा होती है मक्खियों के अंडों से, न कि मीट से। यहां पर भी तो देखो मीट है, यहां तो कोई मक्खियां पैदा नहीं हो रही है। ये थे हमारे रेडी भैया जो 1697 में स्वर्ग सुधार गए। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद आए हमारे स्प्लेंजेनी भैया, एक महान निदाम थे, मानते ही नहीं थे। निदाम कहते थे कि आप बैक्टीरिया, ये ब्रॉथ है,
ब्रॉथ से बैक्टीरिया पैदा करता हूं, मेरे पास जादू है, ऐसे करते गुड़ 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 ओम गुड़ गुड़, ये देखो ब्रॉथ के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गए। कौन थे सर? निदाम। मान ही नहीं रहते। उन्होंने ब्रॉथ से बैक्टीरिया पैदा करने की विधि तैयार करी। आए हमारे इसारो में बातें करने वाले इजारो स्प्लेंजेनी, और इजारो स्प्लेंजेनी ने कहा अच्छा भैया ऐसी बात है, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, ये रहा तुम्हारा ब्रॉथ, इसको करता हूं मैं थोड़ा सा हीट, लगाता हूं इसके ऊपर क्रॉक का ढक्कन, और आप इंतजार करो, पैदा करके बताओ तुम्हारे ब्रॉथ में बैक्टीरिया कहां से आए। अपने आप ब्रॉथ से बैक्टीरिया बच्चे पैदा नहीं होते, वहां पहले से ही कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन है और ब्रॉथ में उसको खाना मिल रहा है, बैक्टीरिया की एक पतली सी फिल्म उसके ऊपर पैदा हो रही है। तुम्हारे पास कोई जादू नहीं है। और ये तो आप सब जानते होंगे, सही ढंग से प्रैक्टिकल नहीं किया होगा माइक्रोबायोलॉजी का, बढ़िया प्लेट जमाई होगी, 3 दिन बाद अपने आप ही बैक्टीरिया वहां पर आपके भी पैदा हो गए होंगे। तो आपने ये तो नहीं कहा होगा मेरे अंदर जादू है, मैंने बैक्टीरिया पैदा कर लिया, देखो देखो बैक्टीरिया पैदा हो गए। फिर और एक बात लोग आए थे, कह रहे थे कि अरे गर्म कर दिया तुमने, ऑक्सीजन तो सारा उसका वाइटल चीज तो खत्म ही हो गई। ऐसे लोग भी आए थे, कहते ना गलत कर दिया, ऐसे उबाल दोगे तो सारा लिविंग फोर्स तो खत्म हो जाएगा ना, वाइटल फोर्स वाइटल वही गर्म करने से वाइटल फोर्स खत्म हो जाएगा, फिर कैसे पैदा होंगे। ऐसे लोग भी आए हैं। और फिर ऐसे लोगों का भी विकेट गिराने, सबकी बोलती बंद करने के लिए आ गए ये स्वान नाक वाले, है ना। इस तरीके का इन्होंने लिया एक स्वैन नेक वाला फ्लास्क। भैया थे लुईस पाश्चर, बहुत महान व्यक्ति थे लुईस पाश्चर, इसके बारे में बहुत आगे बात करेंगे। पाश्चर नाम से पेरिस में इंस्टीट्यूट भी है, बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे लुईस पाश्चर। के बारे में तो कितना माइक्रोबायोलॉजी के बारे में उन्होंने काम किया, कहें उतना कम है। उन्होंने कहा कि भैया ये रहा ब्रॉथ, तुम्हें ऑक्सीजन से ही समस्या है ना, लो मैं इस बार नहीं लगाता कॉर्क, सिर्फ मैं इसका थोड़ा उबालता हूं, इसकी गर्दन को टेढ़ी कर देता हूं ताकि इससे जो वाष्प बने, वाष्प यहां पर टेढ़ी गर्दन के अंदर इकट्ठी हो जाए, पानी बन जाए, ताकि एक पानी का बैरियर आ गया एक्सटर्नल वर्ल्ड और ब्रॉथ के अंदर, है ना। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड हो गया और ब्रॉथ हो गया, उसके बीच में यहां पर क्या इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा पानी। कई दिन तक ऑक्सीजन पहुंच रही है पर फिर भी कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं हो रहा है। पर इसी को अगर आप लुढ़का दो या इसको तोड़ दो तो फिर यहां से बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे। तो जैसे प्राण सर ने कहा कि ऑक्सीजन का ही लफड़ा है, ये लो ऑक्सीजन। और सर इनके पाश्चर के ही इस ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया आज भी यूज होता है। ये जो गूज नेक वाला लिया था आज यूज कहां पर होता है, पेट्री डिश, रिचर्ड पेट्री ने इसी आधार पर बनाया। ऑपरेशन थिएटर में जो डोर होते हैं वो कैसे उनका जो ओरिएंटेशन होता है अलग अलग रखा जाता है, एस शेप, सब कुछ इसी में बन रहा है, इसी पर बेस्ड है। जितना एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश करी जाती है, ज्यादातर चीजें आज भी इस पर बेस्ड। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, बहुत ही परफेक्ट बात कह रहे हैं। बहुत महान व्यक्ति थे ये लुईस पाश्चर। कुल मिलाकर रेडी स्प्लेंजेनी चच्चा और लुईस पाश्चर काका ने मिलकर जितने भी थ्योरी थी अबायोजेनेसिस की, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, उनकी सब थ्योरी की बजा दी बैंड। अब क्या करें, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो हमें और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो फिर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, और एक और थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया शब्द सबसे पहले आरिनेस नाम के व्यक्ति ने 1908 में इस्तेमाल किया था, और इस थ्योरी की स्ट्रांग वकालत करते आए 1950-1960 तक हॉयल और एक श्रीलंकन और थे, दैट इज चंद्रा विक्रमासिंघे, जो इस हाइपोथेसिस में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं सर। अच्छा, महिला जयवर्धने टाइप का नाम है। बिल्कुल, चंद्रा विक्रमासिंघे और फ्रेड हॉयले ये कहते हैं कि जितनी भी पृथ्वी पर लाइफ फॉर्म है सब एलियन हैं। हम सब, आप, मैं, प्रांशु सर, सभी लोग एलियन हैं, इस पृथ्वी से बिलोंग ही नहीं करते। द फर्स्ट सीड्स ऑफ लाइफ वर नॉट फ्रॉम द अर्थ पर ओरिजिन हुआ ही नहीं है। क्या बकवास बातें कर रहे हो, यहां पर ढूंढने की बातें कर रहे हो।
और सबसे बढ़िया, सबसे अजीब बात यह है कि यह थ्योरी आज भी चलती है, आज भी इसके वकालत करने वाले लोग करेंगे ना, करेंगे करेंगे बिल्कुल। हॉयले हॉयले हॉयले, फ्रेड हॉयले, विक्रमासिंघे, सावंते आरएनएस, और भी कई सारी, लिस्ट काफी बड़ी है, काफी लिस्ट बड़ी है। उनके हिसाब से दोस्तों, अगर आज पृथ्वी पर जीवन है तो आज से 6-8 बिलियन साल पहले हो सकता है कि जीवन मार्स पर रहा हो। आज पृथ्वी का नंबर है, कल को हो सकता है जुपिटर का नंबर आ जाए, और हो सकता है कि मार्स से कुछ माइक्रोब ने या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने या कम से कम आरएनए ने एक उड़ान भरकर वहां से पृथ्वी तक पहुंच गए। उनका मानना था कि कोई उल्का पिंड जिसके अंदर कुछ स्पोर्स थे लिविंग, जिनसे जीवन उत्पन्न हो सकता है, वो सिंपल आरएनए भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी जिनसे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। उन्होंने लगाई एक लंबी छलांग, किसी दूर ग्रह से, जो हो सकता है मार्स हो, मार्स नहीं तो और कोई ग्रह हो, वहां से उड़ान भरी और चल पड़ा। चल मेरी गाड़ी टना टन 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 चल, और आकर दे धम करती हुई टकराई पृथ्वी पर कहीं पर, और उसके बाद उसको मिला एक यहां पर शानदार वातावरण जहां पर जीवन की हुई नई शुरुआत। तो जो सबसे पहले स्पोर्ट्स या सीड्स ऑफ लाइफ थे वह यहां के है ही नहीं, आप गलत ढूंढ रहे हो। देखो लाइफ फॉर्म में कहीं पर मॉलिब्डेनम इस्तेमाल होता है, वो पृथ्वी पर इतना ज्यादा नहीं है। देखो फॉस्फोरस का इतना ज्यादा उपयोग होता है, लाइफ में इतना ज्यादा नहीं है। तुम कहते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर बहुत ज्यादा उपयोग होता है, वह तो कॉस्मिक डस्ट में भी बहुत ज्यादा है। क्या बड़ी बात है, पृथ्वी पर काहे को खोज रहे हो? इरिडियम रेयर मेटल है, और भी कई सारे, मॉलिब्डेनम है, निकल है, यूरिया है, ये सारी चीजें कोफैक्टर की तरह इस्तेमाल हो रही है, फिर भी तुम मूर्ख लोगों पृथ्वी पर ढूंढ रहे हो जीवन का उद्भव। वो तो कहीं और हुआ है, कहीं कॉस्मिक डस्ट में हुआ है, कहीं और ढूंढो। इस थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। हाँ, तो मकसद यही है, मकसद यही है कि कहानी के थ्रू आपको, और पता है जो सर नाम बता रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, उनके चक्करों में मत पड़ो, समझो पहले कि एवोल्यूशन क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन के मतलब आप स्टोरी या कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दो। अभी हमें किसी को नहीं झुटलाना है कि पैनस्पर्मिया गलत है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन गलत है। हम कह रहे हैं ये एक मत था, ये उसका विरोध है, ये एक दूसरा मत है, ये उसका विरोध है, ये तीसरा मत है। और आज जो हम थ्योरी कह रहे हैं, हो सकता है आने वाले 100 सालों के बाद उस थ्योरी पर लोग हंसेंगे, कैसे सर क्या बात कर रहे थे कि इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है ना? सही बात। तो विज्ञान में जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी। दोस्तों इसका सबूत भी है, एक है मुरिचन मेटीरोइड, टोपी लगाकर यहां तक पहुंच गया। टोपी तो एक मैंने जबरदस्ती लगा दी है, पर यह मेटीरोइड सफलतापूर्वक ऑस्ट्रेलिया में टकराया, और इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया जैसे फॉसिल्स पाए जाते हैं जिसमें कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर कुछ डी अमीनो एसिड्स भी है, जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसे तो अपने यहां पर और पृथ्वी पर नहीं होते, जरूर ये बैक्टीरिया कहीं और दूर ग्रह से आए हैं। इसीलिए ये थ्योरी आज भी चल रही है। विरोध करने वाले कहते हैं कि नहीं, इतनी लंबी दूरी उन्होंने कैसे तय की होगी? जब कोई उल्का पिंड इतनी लंबी दूरी तय कर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो इतना भयंकर घातक फ्रिक्शन होता है कि अच्छे अच्छे लोग स्पेस क्राफ्ट में जब आते हैं वो भी उड़ जाते हैं। तो बैक्टीरिया की क्या बिसात कि वो बच गया होगा, है ना सर? सही बात। सुनते हैं ना कि स्पेस क्राफ्ट से वापस अंदर, जो सुनीता विलियम्स का एग्जाम्पल ले लो, कई सारे एग्जाम्पल ले लो, अंदर एंटर होते वक्त इतनी तेज आग पैदा होती है कि, पर कहने वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ये फ्रोजन एस्टेरॉइड था, लिक्विड नाइट्रोजन से घिरा हुआ था, बहुत बड़ा था, जलता गया, पर सेंटर के अंदर टेम्परेचर फिर भी मेंटेन रह गया। पहुंच गया, जिद थी उसको, मुझे पृथ्वी पर पहुंचना है, और वो उसने पहुंचकर ही दम लिया। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। दोस्तों पैनस्पर्मिया की थ्योरी में अगर आप यकीन कर रहे हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा
कि जीवन कहीं और भी है। और फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वह पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुए हैं, वह कहीं पर स्पेस में हुए हैं। और लाइफ का उद्भव इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है जो स्पेस में कहीं पर पैदा हुए हैं। ये जो लाइफ फॉर्म्स हैं जो स्पेस में कहीं पर, ब्रह्मांड में कहीं पर थी, उसके स्पोर्स पहुंच गए हैं पृथ्वी पर, जिससे लाइफ का विकास हुआ। तो विशाल सर, आपको क्या लगता है इस थ्योरी में क्या गड़बड़ लग रही है? आपको क्या गड़बड़ लग रही है? थ्योरी तो बिल्कुल सही है। यस सर, थ्योरी तो मतलब प्रूफ भी दिखाया उन्होंने। फास्फोरस का इतना इस्तेमाल, यस, मोलिब्डेनम का इस्तेमाल, निकल का इतना इस्तेमाल, आयरन का इतना इस्तेमाल। हाँ सर, यस। तो सबको क्या लगता है? यस। तो क्या हम सब एलियन हैं? हम सब एलियन है क्या रसपर्णी में? अब इस हिपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट कर आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मैं देख आया सब जगह पर कहीं नहीं है जीवन। हाँ, ये भी सही है। और अगर ये नहीं कर सकते तो हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मजा आ रहा है बहुत। हाँ, मैं तो बहुत मतलब एंजॉय कर रहा हूँ लेक्चर को। दोस्तों, चलो पैनस्पर्मिया की थ्योरी को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं उसको ठंडे बस्ते पर और वापस आते हैं पृथ्वी पर कि कहीं ना कहीं पृथ्वी पर ही लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। हाँ, नजर दौड़ाई पृथ्वी में आज से 4 बिलियन साल पहले, ये क्या सब जगह पर तो आग लगी हुई है, अभी भी जो एटमॉस्फेयर है वो बना नहीं है, उल्का पिंड आकर टकरा रहे हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर तो अभी लाइफ का ओरिजिन नहीं सोच सकते 3.8 बिलियन साल पहले भी, तो फिर कहां सोचें? दोस्तों, जीवन बना किसका होता है? तो जीवन बना होता है हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, 6 मेजर एलिमेंट का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, अमोनिया भी है। हमें ये एलिमेंट चाहिए और हमें एक चाहिए जीवन के उत्पत्ति के लिए जल। जल ही जीवन है। मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये हालत सिर्फ मछली की नहीं है, ये सभी जीवन की है। हमारे अंदर से भी पानी को बाहर निकाल लो, हम भी मर जाएंगे। वो तो 70 से 90% हमारा हिस्सा पानी का बना हुआ है। जल ही जीवन है। तो हमें कुछ ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, मीथेन हो, अमोनिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो और जीवन की उत्पत्ति के लिए पानी भी हो। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आए हमारे हाल्डेन ब्रिटिशर और ओपेरिन रशियन भाई साहब, लगभग 1920 के अंदर इन्होंने कहा कि तुम मानो या ना मानो, पहली जो जीवन की उत्पत्ति है वह तो बायोजेनिक प्रोसेस है। बाद में विकास हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, हमें नहीं पता, पर सबसे पहले तो कोई नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से ही ऑर्गेनिक मटेरियल बने हैं। क्योंकि नहीं तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे। इन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी अबायोजेनेसिस थ्योरी को नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है, सिंपली इसको ओपेरिन हाल्डेन की हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति किसी प्रिमिटिव ओशन में हुई है। उन्होंने कहा कि एक प्रिमिटिव ओशन था, हॉट डाइल्यूट सूप था, जहां पर सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कहीं पर हुई है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आज जीवन की उत्पत्ति की कल्पना करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आज ससुरा ऑक्सीजन हर तरफ घूम रहा है। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन है बड़ा ही बदमाश, वह करता है ऑक्सीडेशन, जिससे चीजें टूटती है, जबकि हमें चीजें जोड़नी है, हमें दो रिश्तेदारियां करवानी है। तो उन्होंने कहा, ओपेरिन और हाल्डेन ने, कि जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय एनवायरमेंट अर्थ का अलग प्रकार का था, अर्थ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग प्रकार का था, मिजाज कुछ अलग प्रकार का था। उनका मानना था कि उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस नाम का कोई जीव जंतु नहीं था। यह बदमाश विषैला
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बदतमीज, जो हमारे बाल को झड़ा देता है, हमारे चेहरे को खराब कर देता है, बुढ़ापा ले आता है। पर वही चीज जीवन के लिए भी जरूरी है। करे क्या? आयरनी ऑफ लाइफ, बिना ऑक्सीजन के जी भी नहीं सकते आज हम, क्योंकि इवोल्व उस हिसाब से हो गए। पर ऑक्सीजन है बड़ा बदमाश आदमी, बहुत बदमाश है। सब चीजें तोड़ने की कोशिश करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। पर उस दौरान वातावरण रिड्यूसिंग था। क्यों? क्योंकि वातावरण में था हाइड्रोजन, वातावरण में था अमोनिया, वातावरण में था मीथेन, वातावरण में थे वाटर वेपर्स। और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि आओ आओ दोस्ती करते हैं हाइड्रोजन कार्बन के साथ, आओ दोस्ती करते हैं नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ दोस्ती करते हैं, हमें तोड़ने वाला कोई नहीं है। अब दोस्ती करनी है तो एनर्जी भी चाहिए सर, बिना पेट्रोल के तो दोस्ती कैसे? बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी भी चाहिए। उन्होंने कहा कुछ चिंता मत करो, अरे खतरनाक बिजलियां कड़क रही है, वॉल्केनो से पूरा लावा फूट रहा है, यहां तो ओजोन, ऑक्सीजन नहीं तो ओजोन लेयर कहां से आएगी? कोई ओजोन लेयर नहीं तो यूवी टनाटन आके गिर रही है। ये रही यूवी, ये रही लाइटनिंग, ये रही वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये रहा मेटियोराइट और टकराया दे धम करते हुए। आग ही आग है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है। तो एनर्जी की कमी नहीं, लाइटनिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी, मेटियोर बम्बार्डमेंट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नो ओजोन लेयर, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस, तोड़ने वाला ऑक्सीजन है ही नहीं, एनवायरमेंट रिड्यूसिंग, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है। तो बिल्कुल एनर्जी ही एनर्जी, अरे बाबा एनर्जी कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है। इस वातावरण में उन्होंने कहा कि सबसे पहले बने प्राइमरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लोगों ने हाथ बनाए, कार्बन और हाइड्रोजन ने हाथ मिलाया, बना मीथेन, कार्बन है, नाइट्रोजन और भी कई चीजों ने हाथ बढ़ाया, बना अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड। और फिर अगली स्टेप के अंदर ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने कि भाई अमोनिया ने कहा मीथेन से वाटर के साथ मिलकर कि चलो मिलकर कुछ बनाते हैं, कि चलो अमीनो एसिड बनेगा। मीथेन ने साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया और पानी के साथ मिलकर कहा कि चलो कुछ बनाते हैं, बना प्यूरिन और पिरिमिडीन। मीथेन ने पानी को कहा चल आओ कुछ करते हैं, दोस्ती, बन गए शुगर। इधर बन रहे हैं शुगर, इधर बन रहे हैं प्यूरिन, इधर बन रहे हैं पिरिमिडीन, इधर बन रहे हैं अमीनो एसिड, सब आपस में जुड़ रहे हैं। चलो चलो ये सारी चीजें हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर इकट्ठा होते जा रहे हैं सर। सोचो वो सूप कितना मीठा, कितना स्टार्टर सूप मीठा होगा, जिसमें अमीनो एसिड है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। अरे वो सूप कहीं से मिल जाए तो शायद मुझे भी अमृत तो क्या प्राप्त हो जाए। क्या हालदेन सूप रहा होगा सोचो, जिसमें अमीनो एसिड्स, प्यूरिन, पिरिमिडीन्स, शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स। अरे वाह वाह वाह, क्या कल्पना है, क्या कल्पना है। और हम क्या सूप पीते हैं सर। अब कहा यूरे और मिलर ने, अरे ऑपरेनर हल्देन तू सही है, तेरी बात सही है, क्योंकि मैंने किया है एक एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया सर? यूरे और मिलर ने, मियामी के थे स्टैनले यूरे और मिलर ने। उन्होंने कहा अच्छा मैं चेक करता हूं ओपेरन और हाल्देन तुम्हारी बात सही है कि नहीं है। आई विल टेस्ट योर हाइपोथेसिस दैट वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। To test their hypothesis, what he did is he took one flask और फ्लास्क में फिल्ड आधा पानी और पानी के ऊपर डाला अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, बनाया एक कृत्रिम वातावरण। सर कृत्रिम वातावरण, he created an artificial environment where there was a water body and here as an atmosphere there was a hydrogen, methane, ammonia, even carbon dioxide was also there। अब एनर्जी कहां से लाओ रे बाबा? तो उन्होंने यहां पर स्पार्क प्रोड्यूस किए है ना। देखो ये है पानी, इस चैम्बर में भरे हैं गैसेस। गैसेस दिख रही है आपको, गैसेस, और जहां गैसेस है वहां पर हो रही है स्पार्किंग, टिंग डिंग डिंग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से होती है ना, वो क्या वेल्डिंग करता है सर, वेल्डिंग करते हैं कैसे, स्पार्किंग होती है, वैसे स्पार्किंग।
तो वापस कल्पना करो कि उसने सोचा कि आकाश में अमोनिया, आकाश में हाइड्रोजन, ये देखो मीथेन, ये रहे वाटर वेपर, बादल के खूब सारे, और ये हो रही है लाइटिंग, टिंग 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 टिंग, बारिश के साथ सारी चीजें गिरी नीचे, डिंग डिंग डिंग, तो बारिश करवा रही हैं, ये कराई इन्होंने बारिश, टिंग 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 टिंग, बारिश, बारिश से सारी चीजें हुई तालाब में, तालाब से सारी चीजें वापस उड़ी, वापस भाप बनी, वापस क्या गए, वाटर वेपर्स ऊपर गए, हाइड्रोजन, मीथेन, और लाइट 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 गिर रही है, सब आपस में डिंग डिंग डिंग, वापस बारिश के साथ नीचे आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, पानी वानी वापस उड़ रहा है वापस मीथेन के साथ। तो कुल मिलाकर यहां पर इकट्ठे होते जा रहा है, आपका एक सूप तैयार होता जा रहा है। उन्होंने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट को कुछ दिन करने पर ही उसने कुछ अमीनो एसिड पता कर लिए, गाता हुआ आ रहा है, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड पैदा हो गए, यहां तो शुगर पैदा हो गई, यहां तो ये पैदा हो गया, यहां तो ये पैदा हो गया। यानी सर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। यह एक कोरी कल्पना नहीं है किसी कवि की, ऐसा कहा यूरे और मिलर ने। यस, किसने? यूरे और मिलर ने। तो एटमॉस्फेयर की तरह इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स को वाष्प कर ऊपर मिलाया, बादल में बिजलियां कड़काई, बारिश होने दी, कई दिन तक इस एक्सपेरिमेंट को किया, और यहां पर पैदा हुए सैंपल की केमिकल एनालिसिस की, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और कई सारी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहां पर पैदा हुए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा ऑपरेन और हाल्डेन का। चलो मेरी कुछ बातें तो सही हुई। फिर उन्होंने कहा कि अमीनो एसिड्स ने कहा चलो हम भी दोस्ती कर लेते हैं। मोनोमर से बनने शुरू हुए पॉलीमर्स, देयर वाज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देयर वाज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, देयर वाज सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। और एक सिडनी फॉक्स चच्चा और थे अमेरिकन, उन्होंने कहा अरे ऑपरेन हाल्डेन तेरी ये बात भी सही है। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया जो यूरे और मिलर ने किया था। थोड़ा सा उसमें मिट्टी डाल दी, डालो मिट्टी यानी क्ले डाल दी, क्ले में था सिलिका, और सिलिका डालने पर हुई कमाल की चीजें। अमीनो एसिड से अमीनो एसिड ही नहीं बने, अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन्स बनने शुरू हो गए, प्रोटीन्स आपस में पानी में एग्रीगेट होने लगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज आप जानते हैं प्रोटीन को पानी में डालोगे तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से वो इकट्ठे होंगे। पर उन्होंने कहा कि मैंने कर दी है एक महान खोज, ये देखो बन चुके हैं प्रोटीन के स्फीयर। यहां पर भी ओपेरन और हाल्डेन बिल्कुल करेक्ट है, और इन प्रोटीन के स्फीयर्स को उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्फीयर। क्या नाम दिया? माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर। कि पॉलीमर बनना भी संभव है। बिल्कुल, यू आर करेक्ट मिस्टर ओपेरन हाल्डेन। बस what you have to do is you have to add a little bit clay to the Urey-Miller experiment, and according to me, miss, this is the word which was said by Sidney Fox. Somewhere it was on the coastal side of a primitive ocean where life would have occurred. सतह में नहीं, सेंटर में नहीं, किनारे पर कहीं पर हुआ होगा जहां क्ले का सबस्ट्रेटम अवेलेबल था। तो अगली बात, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, यह बात भी सही साबित हुई। ओपेरन हाल्डेन ने कहा कि अब जब पॉलीमर बन ही चुके हैं कि इधर की तरफ ये देखो प्रोटीन, ये देखो लिपिड, ये देखो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए भी घूम रहा है, चलो सब आपस में मिल जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, कोएसर्वेशन करते हैं, आओ साथ में जीवन की उत्पत्ति करते हैं, सब मिलकर एक समूह के अंदर रहते हैं, नृत्य करते हैं, केमिकल नृत्य करते हैं। तो कई सारे पॉलीमर्स आपस में हुए एग्रीगेट। ओपेरन ने इस समूह को, जिसमें कई सारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड की बनी हुई एक बाउंड्री और इस तरीके का एक प्रोटोबायोंट, एक फर्स्ट कोई प्रिमिटिव सेल बना होगा, उसको नाम दिया कोएसर्वेट। कोएसर्वेट, चलो सहजीवन करते हैं, मिलकर एक जीवन की उत्पत्ति करते हैं। क्या हुआ? और उन्होंने कहा इन कोएसर्वेट्स में इवन डिवीजन करने की एबिलिटी भी थी। वह अपने एनवायरमेंट को बाहर के एनवायरमेंट से अलग मेंटेन करके रख सकते थे, वह उसको टच करो तो वापस रिस्पॉन्ड भी करते थे। ऐसी कल्पना की ओपेरन और हाल्डेन ने कि these coacervates which were due to the aggregation of various polymers were having a capability of reproduction, metabolism and excitability. उन्हें कहा इस तरीके से जैसे ही उसमें मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी आ गया,
पीढ़ी दर पीढ़ी सूचना आगे ट्रांसफर होनी शुरू हो गई, तो यहां से अब पैदा हुआ पहला सेल, और फिर तो हम पढ़ने वाले हैं पूरे कंप्लीट 20 दिन के लिए इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा। पर लोग अब इस बात पर आ गए कि पहली फॉर्म ये बनी कैसे होगी, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसी बनी होगी? क्या ये ऑटोट्रॉप रही होगी जिसने अपना भोजन स्वयं बनाया होगा, हाँ। या ये हेट्रोट्रॉप रही होगी जिसने खा लिया किसी को? जब कुछ था ही नहीं तो खाऊंगा कैसे? तो इसी का जवाब वापस ऑपरेन और हाल्डेन ने ही कहा कि दोस्तों पहली लाइफ फॉर्म कीमो हेट्रोट्रॉप थी, आज के ई कोलाई बैक्टीरिया जैसी, कि आसपास खूब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बाबा, ये रहे अमीनो एसिड, ये रहा एटीपी, ये देखो सब चीजें आसपास घूम रही है, ये देखो सारी चीजें आसपास घूम रही है, काहे को बनाना? तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म रही होगी वह ऑटोट्रॉप नहीं थी, क्योंकि ऑटोट्रॉप आने के बाद तो बहुत कबाड़ा होगा रे बाबा, उसके बाद तो ऑक्सीजन आएगा और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ बंद हो जाएगा। बकरा लग रहा है वो। अब ये बकरा है या क्या है, इस पर दिमाग नहीं लगाना है, काम की बात यहां पर ये है दोस्तों। हेट्रोट्रॉप। अभी तो लाइफ इवॉल्व हुई है, अब तो आगे देखेंगे क्या है वो पहचान में न आ पाए इसलिए इस तरीके का चित्र रखा गया है। काम की बात है कि पहली लाइफ फॉर्म जो कुछ भी रही होगी वो कीमो हेट्रोट्रॉफ रही होगी, ऑटोट्रॉफ बाद में कहीं पर आए होंगे। अब लोगों का काम है, एक्चुअली वैज्ञानिकों का काम है कि हर एक हाइपोथेसिस पर उंगली उठाना कि नहीं ये तो मुझे गलत लग रही है, ये तो गलत बात है। ऑपरेन और हाल्डेन कह रहा है कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इतना मीथेन, इतना हाइड्रोजन, इतना अमोनिया चाहिए होगा, इतना तो पृथ्वी पर था ही नहीं, तो कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी, उसके ऊपर कितना अमोनिया लगेगा भैया, कितना मीथेन लगेगा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट करने के लिए। अच्छा, यूवी लाइट की बात करें, यूवी लाइट पेनिट्रेट कैसे करेगा डीप ओशन के अंदर, कैसे जाएगा अंदर की तरफ? ये तो संभव नहीं है, इतनी एनर्जी वहां तक कैसे पहुंचेगी? अरे मेटेरियल तो जो चीजें बनी हुई है उनको बिगाड़ नहीं देगा सुधारने की बजाय। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि किसी प्रिमिटिव वाटर बॉडी के अंदर, पूल के अंदर, तलैया के अंदर जीवन की उत्पत्ति हो, संभव नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को इतना रिड्यूसिंग करना, एनर्जी को इस तरीके से प्रदान करना, चीजों को इतना ज्यादा पास पास में आ जाना कि आपस में हाथ मिला ले, तो उसके लिए कितने ज्यादा अमीनो एसिड आपको घोलने पड़ेंगे। किसी एक ओशन है, फ्लास्क में आप ज्यादा बढ़ा सकते हो, पर एक ओशन की कल्पना करो, उस ओशन में एक मीथेन, एक अमोनिया से हाथ मिला रहा है, इतने ज्यादा अमीनो एसिड ओशन के अंदर की मिलकर चलो प्रोटीन बना लेते हैं। वाह भैया, मजाक समझ रखा है क्या? इतने कितने अमीनो एसिड आपने घोल दिए ओशन के अंदर। इन सबको पढ़ने की एक ही स्टैंडर्ड बुक है, इवोल्यूशन बाय कैलाश चौधरी, सर्च करिएगा, बहुत अच्छी बुक है, उसमें बेस्ट बुक है, और उसमें एनिमल बिहेवियर भी दे रखा, अच्छी बात है, और सारे कंसेप्ट एकदम स्टैंडर्ड और अच्छे से दिए। मेरे कंसेप्ट भी सर वहीं से है। सारे मतलब यही कंसेप्ट है सारे। अब दोस्तों, तो लोगों ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, सुधार करते हैं। उन्होंने कहा कि चलो, ओपरेन हाल्डेन की ये बात नहीं मानते कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी तलैया, पौंड, प्रिमिटिव ओशन में हुई होगी, क्योंकि ठीक है आपकी बात सही है कि वहां पर इतना रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, एनर्जी भी कैसे मिलेगी। तो चलो कहीं चलते हैं, दूर सुदूर चलते हैं हम डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, समुद्र के तलहटी पे चलते हैं जहां है बड़ी बड़ी दरारें। और ये दरारें क्यों आते हैं, आज से 4-5 लेक्चर के बाद जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे तब मैं इसको बताऊंगा कि क्या मैरिना ट्रेंच जैसी ट्रेंच, और उसमें खूब सारे वेंट्स जहां पर उबल रहा, आग लग रही है, जहां पर चीजें, गैस का गुब्बार निकल रहा है। दोस्तों, ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इसमें खूब सारी गैसेस निकलती है, बुलबुल गैस।
अब ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं ब्लैक स्मोकर, जैसे ना एक सिगरेट भी नहीं ले सकते, सिगरेट भी नहीं, क्या था हुक्का, पूरा धुआं निकल रहा है। एक जरा पूरा एक हाइड्रोथर्मल वेंट है, पूरा काला धुआं निकाल रहा है, जैसे कि कोई गाड़ी होती है जिसका वो खराब हो जाए इंजन विंजन तो कैसा धुआं देता है, साइलेंसर पूरा फट जाए तो पूरा फट जाए, काला धुआं निकलता है। पूरा काला। तो कुछ ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी है जो काला धुआं निकालते हैं ब्रर करता हुआ। तो कुछ की चिलम से निकलता है सफेद धुआं हाइड्रोथर्मल वेंट से। तो काले धुएं वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स में नहीं दोस्तों, जो व्हाइट स्मोकर्स हैं उनमें कहीं पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि कालों वालों के अंदर वो कैसी गैस निकालते हैं, बड़ी विषैली गैसें निकालते हैं, सल्फर, आयरन, कॉपर, इवन एसिडिक कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एसिडिक कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फेरस, इसमें जीवन की उत्पत्ति कैसे करें? एसिड तो अपन को पसंद नहीं है। और ये सारी चीजें किस काम की? हमारे प्रिय प्यारे हैं हमारे दोस्तों व्हाइट स्मोकर्स। क्या है? हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी सफेद सफेद गोरा गोरा धुआं निकाल रहे हैं जो व्हाइट वाले। क्योंकि उस व्हाइट धुएं में होता है सर मीथेन, मीथेन भी होता है, वाटर वेपर तो है ही, अमोनिया भी होता है, मीथेन है, अमोनिया है, और एनवायरमेंट, अमोनिया की वजह से एनवायरमेंट कैसा है? अल्कली की। अपन को ये बहुत पसंद है, गजब का मीथेन निकाल रहे हैं, अमोनिया है, अल्कलाइन एनवायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं है, पानी पानी है आसपास। और यहां पर क्योंकि ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं इसलिए एनर्जी की कोई कमी नहीं है। मेरे पास जो एनर्जी उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी इनके अंदर भरी पड़ी है। मेरी एनर्जी तो उनके आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करती, इतनी एनर्जी के भंडार हैं ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स। दोस्तों जैसे आज हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर एटीपी का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोथर्मल सेंटर उस समय पावर हाउस ऑफ द क्रिएटिविटी रहे होंगे, जहां पर ओरिजिन ऑफ लाइफ रहा होगा। एनर्जी पूरी भरी हुई होती है। ये जो सफेद धुआं निकालने वालों का पीएच ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, अमोनिया सफिशिएंट है, मीथेन सफिशिएंट है, यही सटिक यही जगह है जहां पर लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। दोस्तों यहां से धुआं निकलता है, क्या निकलता है सर? धुआं। और यहां पर छोटे छोटे सांचे भी हैं, इन सांचों के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे सर होता है ना, मैं कैसे बताऊं, कुछ जगहों पर खारा पानी ज्यादा होता है तो वहां से सॉल्ट इकट्ठा होता जाता है, जो छेद होते हैं उनको बंद कर देता है, इकट्ठा होता है ना सर, साल्ट एकदम जहां पर हैवी वाटर वगैरह आता है, डिपोजिशन ज्यादा होता है। यहां पर भी ऐसे जो क्रेवाइसिस थे, जो सांचे थे, उनमें चीजों का डिपोजिशन होना शुरू हुआ, निकल रहा है मीथेन, अमोनिया, टेम्परेचर भी गरम गरम अच्छा चीजें यहां पर इकट्ठी हो रही है। यहां पर आप चीजें पॉलीमराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं, यहां पर चीजें असेंबल हो सकती है हाई कंसंट्रेशन में, लिपिड्स मिलकर लिपोजोम जैसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चीजें एग्रीगेट हो सकती है, प्रोटीन के स्पेयर्स बन सकते हैं, और प्लस यहां पर एक HN का ग्रेडियंट भी बन सकता है सर। इधर की तरफ अल्कलाइन एनवायरनमेंट तो बाहर पीएच ज्यादा, डिंग डिंग HN अंदर घुसो, डिंग 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 HN अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या बना सकते हैं? ATP, क्योंकि इधर की तरफ तो वातावरण कैसा है? अल्कलाइन वातावरण है, तो बाहर की तरफ HN ज्यादा होंगे, HN ग्रेडियंट से अंदर की तरफ जाए तो हो सकता है शुरुआत में ही ATP बनने की कोई प्रक्रिया इन प्रिमिटिव सेल के अंदर उत्पन्न हो गई होगी। वाह क्या कल्पना है। ओहो, हॉट डाइल्यूट सूप से हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए बहुत दूर समुद्र की तलहटी पर, हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर, और उसमें भी व्हाइट स्मोकर के पास, जो कि मीथेन अमोनिया को रिलीज कर रहे हैं, पीएच भी उनका बढ़िया है, वह वहां पर एग्रीगेशन हो सकता है, क्रेवाइसिस है, जहां पर चीजें सांचे हैं, सांचों में जीवन ढल सकता है। दोस्तों ये लॉस्ट सिटी हम ढूंढेंगे, इसके बारे में कहां है जहां पर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये कहीं पर, ये देखें इधर की तरफ है अफ्रीका और इधर की तरफ है अमेरिका, बीच में है पैसिफिक सी, और पैसिफिक सी के बीच में कहीं पर एक बहुत बड़ी
यानी जो भी समुद्र है, क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, इस समुद्र के बीच में है एक बहुत बड़ी दरार और दरार के अंदर है हाइड्रोथर्मल वेंट और वहीं पर उत्पन्न हुए हैं कोई फर्स्ट लाइफ फॉर्म जिन्हें हम कह सकते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लुक्का, है ना। तो अब अगर कोई मारवाड़ी में आपको कहे तू लुक्का है कहीं, तो नाराज मत होना, यानी आपको वो मान रहा है सबसे पुराना एंसेस्टर। लुक्का है कहीं मतलब यू आर लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, सबके पिताजी ब्रह्मा जी जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है उसे कहा जाएगा लुक्का, जो कहीं पर यहां पर कहीं पर वहां पर कहीं पर पहला कोई लाइफ फॉर्म बना होगा। पर ये लाइफ फॉर्म कैसा रहा होगा? आज तक हमने जिधर देखा वहां सब प्रोटीन ही प्रोटीन काम करते हुए देखे पाते, इसलिए ऑपरेन और हाल्दे ने भी अमीनो एसिड, प्रोटीन के एग्रीगेशन, प्रोटीन के स्फीयर और प्रोटीन पर बहुत जोर डाला, क्योंकि जो देखे हमें एंजाइम की तरह प्रोटीन काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टर की तरह प्रोटीन काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह प्रोटीन काम कर रहा है, हर तरफ प्रोटीन 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 काम कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन फोल्ड हो सकते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और प्रोटीन को बनने के लिए चाहिए सर डीएनए, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनता है, आरएनए का ट्रांसलेशन होता है, उससे बनता है प्रोटीन। और ये वॉटसन और क्रिक की एक बहुत ही फैंटेसी, बहुत मस्त सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट है। द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा कि सारा साम्राज्य डीएनए का है, उसकी सूचना आरएनए में कन्वर्ट होती है, आरएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनता है। पर दुख की बात कि प्रोटीन चाहिए वापस डीएनए को बनाने के लिए, ई का बात हुई। बिना डीएनए पॉलीमरेज के आप डीएनए नहीं बना सकते, और बिना डीएनए के आप प्रोटीन नहीं बना सकते। अब पहले कौन आया? अभी ये क्वेश्चन है सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले मुर्गा, मुर्गी या अंडा? और इसमें बहुत झगड़े चलते हैं। अगर डीएनए पहले था तो डीएनए बना कैसे? डीएनए बना कैसे? और प्रोटीन को बनाने की सूचना तो डीएनए में होती है। तो पहले प्रोटीन बना। तो दया कुछ तो गड़बड़ है, वैज्ञानिकों को बिठाया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये क्या माजरा है, कुछ तो गड़बड़ है। और ये देखो हमारे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, इन्होंने निकाला ना डीएनए ना प्रोटीन, पहले आरएनए था। ये क्या, हे प्रभु, पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। हम तो डीएनए को सोच रहे थे आज के जीवन में, और पुराने लोग प्रोटीन के बारे में सोचते थे। ये तो ना तो डीएनए निकला ना ही प्रोटीन निकला, डीएनए का बड़ा भाई निकला, और ये बड़ा भाई जिसमें थायमीन की जगह पर यूरेसिल है, जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोस की जगह पर राइबोस है, ये क्या ताऊ तो आरएनए निकला। और आई हमारी एक नई हाइपोथेसिस, दैट इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जिसकी शुरुआत में पहले कह चुका हूं। आरएनए में वह सारी काबिलियत है कि आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है कि तू कैसे बना। आरएनए स्वयं का निर्माण कर सकता है, आरएनए में सूचना होती है, आरएनए एंजाइम की तरह काम कर सकता है, प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। आरएनए खुद को रेगुलेट कर सकता है। अरे आरएनए कितना काम करता है, प्रांशु सर ने पिछले मैं कह चुका हूं कि 1 महीने में आपको बताया है। दोस्तों, आरएनए में सूचना होती है, आरएनए राइबो एंजाइम की तरह काम कर सकता है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें डीएनए वाला गुण भी आ गया, यस सर, जिसमें इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। प्रोटीन वाला गुण भी आ गया, एंजाइम की तरह है। तो अपन को ना तो प्रोटीन चाहिए ना डीएनए चाहिए, अपुन ही राजा है, आज से अपुन ही राजा है। तो ओल्ड वर्ल्ड नाउ द कॉमन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस दैट कि आपको कोई ऐसा माइक्रोस्फीयर, कोई कोएसरवेट, ऐसी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। Simply naked RNA which was produced somewhere in a hydrothermal vents was the first life form. This is the most accepted hypothesis at present. So, पहला राजा आरएनए था। भगवान माने ना माने वो एक अलग बात है, भगवान ही कहते तो बढ़िया है सर आरएनए को, क्योंकि भगवान अनुव्रत होता है, अजर होता है, अमर होता है, झूठ नहीं बोलता, भगवान सबकी रक्षा करता है, भगवान सब दुख दर्दों से बचाता। तो आरएनए भी तो बेचारा यही कर रहा है। बस कई सारे भगवान के रूप है, आरएनए के भी कई सारे रूप है।
मान लो आरएनए को भगवान, या आरएनए के छोटे भाई को थोड़ा छोटा भगवान तो मान ही सकते हो, डीएनए, ठीक है। थोड़े अगर बदमाश भगवान आरएनए है, गुस्सा ज्यादा आता है क्योंकि 2 प्राइम OH पर है तो अटैक वटैक ज्यादा करते थे, तो थोड़े शांत वाले भगवान डीएनए तो मान ही लो। सो नाउ द प्रेजेंट कंसेप्ट इज कि सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने इन अ डीप हाइड्रोथर्मल वेंट where the thermal energy was available, gaseous environment was there, reducing condition was there, और उसकी वजह से सबसे पहले आरएनए बन गए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बन गए, और आरएनए बनते ही इवोल्यूशन होना शुरू कि ये वाला आरएनए खराब, ये वाला अच्छा, इसका ये लाल कलर का है बढ़िया, ये पिंक कलर वाला आरएनए अच्छा नहीं है, गोरा आरएनए बढ़िया है, ये टकला आरएनए बढ़िया नहीं है, ये मूंछों वाला आरएनए बढ़िया है, ये देखो ये पूंछ वाला आरएनए भी बढ़िया है। इवोल्यूशन शुरू हो गया, और इवोल्यूशन के बाद प्रोकैरियोटिक सेल आए। पहले आपको कोई कोएसिड वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोटोबायंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आए कुछ प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद आए यूकैरियोटिक सेल, यानी अब शुरू होगा हमारा धमाकेदार इवोल्यूशन। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, पर उससे पहले जाइए नहीं, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें हम कर सकते हैं अगर हमारे साथ जुड़ते हो। 11 मार्च से जो बैच स्टार्ट हो रहा है नया जून के लिए, और अगर डीबीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो डीबीटी 499 में टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और दोस्तों मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपने इतने क्या कहते हैं निष्ठा से इस लेक्चर को सुना, पर कल भूलिएगा नहीं, क्योंकि लाइव सुनने का एक अलग ही आनंद होता है, और किसी कारणवश आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं आप रिकॉर्डेड सेशन में, रोज के रोज लेक्चर को कंप्लीट करते रहिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इवोल्यूशन के बारे में आपकी जितनी भी धारणा है उनको मैं कुछ हद तक बदलने के अंदर सफल रहूंगा, जो एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इवोल्यूशन क्या है वह बहुत जरूरी है। पढ़ा तो बहुत होगा, पर इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। और आपने ऐप डाउनलोड कर ली होगी, 10 क्वेश्चंस डीपीपी के अंदर मैंने रख रखे हैं ऐप के अंदर, आप उनसे अपने आप का परीक्षण करिएगा कि आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें से 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, आपके कमेंट्स में बीच में नहीं देख पाया उसके लिए मैं सॉरी। उसका कारण सिर्फ एक था कि मैं फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता था, पर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भावना, खुशी, अभिषेक, गरिमा, सचिन, नरसिंह, सबको धन्यवाद, प्राजक्ता, सैयद सिमरन, रेखा, बंसल, सबको धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल, साइनिंग ऑफ। ओके, नमस्कार। थैंक यू।